तो 40 इयर्स से पहले प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, और जैसे जैसे 50 इयर्स ऑनवर्ड्स आप बढ़ते हैं तो ऑलमोस्ट 10% से ज़्यादा बढ़ता जाता है। अगर आप प्रोस्टेट कैंसर की अर्ली स्टेज में ही डिटेक्ट हो जाते हैं और आपका कैंसर भी थोड़ा लो श्रेणी का है, तो उसमें हम आपके लिए एक प्रोस्टेट की सर्जरी होती है नमस्ते, आप सबका स्वागत है आज के पॉडकास्ट में। आज हम बात करेंगे बुजुर्ग लोगों के इश्यूज के बारे में और स्पेसिफिकली प्रोस्टेट इश्यूज के बारे में। और हमारे साथ ज्वाइन करे हैं मेरे बहुत प्रिय मित्र और यूरोलॉजिस्ट जिन्होंने अपनी पढ़ाई ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली से कंप्लीट करी है। वेलकम टू द शो डॉक्टर मनीष। थैंक यू एंड वेलकम ऑल। डॉक्टर मनीष, आपके एज अ स्पेशलिस्ट यूरोलॉजिस्ट, तो आपके पास काफी लोग आते होंगे जो प्रोस्टेट इश्यूज के साथ आते होंगे। तो जनरली ऐसे आपके क्लिनिक में, आपके आपके हॉस्पिटल में मतलब कितने कॉमन हैं लोग जो ऐसे इश्यूज के साथ आते हैं और वो क्या तकलीफों के साथ आते हैं? सो अभिलाष, मेरे क्लिनिक में मोस्टली 50 to 60% जो पेशेंट्स आते हैं सब प्रोस्टेट या उससे रिलेटेड इश्यूज से पीड़ित होते हैं। एंड जो मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स अपनी कंप्लेंट्स बताते हैं वो यूरिन करने में या फिर यूरिन को स्टोर करने में, इन दोनों में से किसी एक सिम्टम से रिलेटेड होते हैं, जिसे हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं कि या तो स्टोरेज सिम्टम्स है या फिर उन्हें वॉइडिंग सिम्टम्स है। यानी कि या तो वो यूरिन को प्रॉपरली स्टोर नहीं कर पाते हैं या फिर वो उसे अच्छे से एम्प्टी नहीं कर पाते हैं। इन लोगों को जब ये आते हैं तो जैसे आपने बोला स्टोरेज या वॉइडिंग प्रॉब्लम्स में, तो इनको सबसे ज्यादा क्या मतलब उनको पेशाब करने में जलन रहती है या रात को उठने में रात को बार बार उठने की जरूरत पड़ती है? तो क्या सबसे ज्यादा इनको परेशान करता है? हाँ, तो जैसे मैंने बताया कि हर पेशेंट अलग होता है, बट मोस्टली पेशेंट इन दो ग्रुप्स में से होते हैं या फिर उन्हें दोनों ग्रुप्स के सिम्टम हो सकते हैं। स्टोरेज सिम्टम में हम बोलते हैं जैसे अर्जेंसी होना, यानी कि भाग के यूरिन जाने की एकदम से उन्हें फीलिंग आना, या फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन ज्यादा होना, यानी आप दिन भर में और अगर आपकी फ्रीक्वेंसी 2 यूरिनेशन के बीच में 2 घंटे से कम है तो हम उसे बोलते हैं कि आप एक फ्रीक्वेंसी है। या फिर आपको रात में एक बार से ज्यादा बार उठना पड़ रहा है तो हम उसे नॉक्टूरिया करके बोलते हैं। तो ये सब सिम्टम्स स्टोरेज सिम्टम्स हैं। और दूसरा जो ग्रुप है जिसे हम बोलते हैं वॉइडिंग सिम्टम्स, उसके अंदर आता है कि आपका फ्लो पुअर है, कि आपके पेशाब की धार कमजोर है, या फिर आपको इंटरमिटेंसी है, जैसे कि आप बाथरूम करने जाते हैं तो आपकी स्ट्रीम बीच में टूट जाती है, टूट टूट के पेशाब होता है, या फिर आपको हेजिटेंसी होती है जिसमें कि आप बड़ी देर तक वेट करते हैं और थोड़ी देर के बाद आपको यूरिन पास होता है। और कुछ ग्रुप्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें पूरा यूरिन पास करने के बाद भी ऐसा फील होता है कि उन्हें अच्छे से ब्लैडर खाली नहीं हुआ है, जिसे इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन की प्रॉब्लम बोलते हैं। तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो हमारे पास आते हैं उन्हें प्रोस्टेट रिलेटेड इन्हीं सिम्टम्स में से कुछ सिम्टम मिलते हैं। इसके अलावा कुछ सिम्टम्स जैसे कि पेशाब में जलन होना, वो प्रोस्टेट से रिलेटेड तो है, बट वो डायरेक्टली प्रोस्टेट की वजह से नहीं। वो यूरिन में इन्फेक्शन होना या फिर प्रोस्टेट में सूजन आ जाना, इन्फ्लेमेशन आ जाना, इन सब चीजों में भी ये पेशाब में जलन की शिकायत हो सकती है। थैंक यू मनीष, आपने काफी अच्छी तरह बताया कि प्रोस्टेट रिलेटेड इश्यूज हमें पेशेंट में क्या साइंस और सिम्टम्स रहेंगे जिसकी वजह से उनको समझ आ जाना चाहिए कि उनको प्रोस्टेट में इश्यू हो। बहुत ही एक सिमिलर से इश्यूज प्रोस्टेट कैंसर मरीजों में भी किया जाता है। तो उन मरीजों को और नॉर्मल प्रोस्टेट के जो दिक्कतें हैं उनको क्या इनको एक मरीज क्या इनको डिफरेंशिएट या इनको सेपरेट कर पाएगा और उनको क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए जिसके वजह से उनको बिल्कुल भी डिले नहीं करना चाहिए? जी, देखिए, जैसे मैंने बताया कि यूरिन में जो सिम्टम्स आते हैं वो एज के अप्रोप्रिएट
ऑलमोस्ट 40 साल की उम्र के बाद सबको आने ही आने हैं। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी, आप 60 ईयर्स के होंगे तो आप 60% चांस है कि आपको यूरिन में सिम्टम आने शुरू हो जाएंगे। और जब तक कि आप 80 ईयर्स तक होंगे तो 80% लोगों को कुछ ना कुछ यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम्स आने लग जाएंगी। तो इस जो प्रोसेस को हम जो बोलते हैं उसे हम बीपीएच बोलते हैं, यानी कि ये एक नॉन कैंसरस प्रोस्टेट का बस साइज एनलार्ज हो रहा है, उसके अंदर कोई कैंसर का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। लेकिन जो प्रोस्टेट कैंसर है वो उसके अपने से अलग से कोई सिम्टम्स मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में नहीं पाए जाते हैं। सो होता क्या है कि ज्यादातर पेशेंट जो प्रोस्टेट कैंसर से डायग्नोज किए जाते हैं वो हमेशा किसी लैब डायग्नोसिस से होता है, या फिर उनका जब हम कोई एग्जामिनेशन करते हैं, एक डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन होता है जिसे मल द्वार के द्वारा हम प्रोस्टेट की जांच करते हैं, अगर उसमें कोई खराबी पाई जाती है तो 95% से भी ज्यादा पेशेंट्स हमारे इसी तरह से डिटेक्ट किए जाते हैं, जिसमें या तो उनकी एक ब्लड का टेस्ट है जिसे पीएसए कहते हैं, या तो वो बढ़ा हुआ पाया जाता है, या फिर उनका जब हम एक डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं उसके अंदर कोई कैंसरस नोड्यूल पाया जाता है, तब उसमें कैंसर की शिकायत पाई जाती है। अदरवाइज मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट में ऐसा कोई मार्कर यूजुअली नहीं पाया जाता है जिससे कि वो पता लगा सके कि उन्हें कैंसर की शिकायत है। परंतु 5% लोग ऐसे भी हैं जिनमें कि प्रोस्टेट कैंसर एडवांस डिजीज में डिटेक्ट होता है। ऐसे पेशेंट्स में यूजुअली जहां जहां कैंसर स्प्रेड हो चुका होगा वहां के सिम्टम्स उन्हें आएंगे। जैसे प्रोस्टेट कैंसर रीढ़ की हड्डी में बहुत कॉमनली स्प्रेड होता है, तो बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो रीढ़ की हड्डी के दर्द के साथ, बैक एक के साथ आते हैं और उनका बाद में डिटेक्ट किया जाए तो उनमें प्रोस्टेट कैंसर डिटेक्ट होता है। तो जैसे हमने समझा कि प्रोस्टेट के इश्यूज को और प्रोस्टेट कैंसर के सिम्टम्स को बहुत आसानी से उनको डिफरेंशिएट नहीं करा जा सकता क्योंकि काफी सिमिलर जी होते हैं सिम्टम्स। लेकिन जो चीज जी हमें याद रखनी चाहिए कि अगर हमें प्रोस्टेट इश्यूज हैं तो जैसे बोला कि जैसे डॉक्टर मनीष ने कहा कि कितना कॉमन है एज जैसे बढ़ता है, तो हमेशा ज़रूरी है कि हम एक मेडिकल प्रैक्टिशनर, एक यूरोलॉजिस्ट के ऑलवेज कनेक्शन में रहें, कांस्टेंट फ़ॉलो-अप में रहें, ताकि अगर ऐसी कोई ओवरलैपिंग चीज़ें हैं, तो हम उनको जल्दी शायद डिटेक्ट करें थ्रू मार्कर्स जैसे बताया डिजिटल रेक्टल एग्ज़ामिनेशन या पीएसए टेस्ट, जो एक आई जी। थिंक एक स्क्रीनिंग मोडालिटी भी रहता है। हाँ जी। तो डॉक्टर मनीष, ऐसा जैसे बुजुर्ग लोगों में तो आपने बताया कि ये डेफिनेटली उन्हीं में मोस्टली पाया जाता है। क्या कोई और रिस्क फैक्टर्स रहते हैं प्रोस्टेट कैंसर को डेवलप होने में इन पॉपुलेशन में, एल्डरली पॉपुलेशन में? मोस्टली प्रोस्टेट कैंसर में जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं उसमें दो मेन रिस्क फैक्टर्स होते हैं। पहला है एज, जैसे जैसे आपका एज बढ़ता जाएगा तो आपका प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क बढ़ता जाएगा। तो 40 इयर्स से पहले प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, और जैसे जैसे 50 इयर्स ऑनवर्ड्स आप बढ़ते हैं तो ऑलमोस्ट 10% से ज़्यादा बढ़ता जाता है। और इसके अलावा जो सेकंड सबसे मोस्ट कॉमन होता है वो फैमिली हिस्ट्री का है। यदि आपके फादर या आपके चाचा या आपके पैटर्नल साइड या फिर मैटरनल साइड अगर किसी को भी प्रोस्टेट कैंसर रहा है तो आपका प्रोस्टेट कैंसर होने का रिस्क बढ़ जाता है। साथ ही साथ अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में मदर साइड में भी अगर कोई गायनिकोलॉजिकल कैंसर्स का रिस्क है तो उसमें भी थोड़ा बहुत आपका प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। ऐसे में कुछ स्पेसिफिक जेनेटिक म्यूटेशंस भी होती हैं जैसे BRCA2, BRCA2 बोलते हैं। इन मरीजों में प्रोस्टेट कैंसर होने का रिस्क काफी ज्यादा बढ़ जाता है नॉर्मल पॉपुलेशन के मुकाबले। इसके अलावा जो भी रिस्क फैक्टर्स होते हैं जैसे डाइटरी रिस्क फैक्टर्स, स्मोकिंग करना, अल्कोहल करना, इनमें से अभी तक कोई डायरेक्ट रूल प्रूव नहीं किया गया है, बट फिर भी कुछ कॉजेशन इनमें पाया गया है कि स्मोकिंग से और अल्कोहल से थोड़ा बहुत रिस्क बढ़ा हुआ मिला गया है। तो जैसे डॉक्टर मनीष ने कहा कि मोस्टली जो रिस्क फैक्टर्स है तो वो फैमिली हिस्ट्री या एज, ये मोस्टली किसी भी हम में से किसी के कंट्रोल में नहीं है। लेकिन जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं जिनका प्रॉबेबली 100%
कॉज और इफेक्ट ना हो, लेकिन फिर भी वो चीजें हमारे हाथ में है, जैसे डाइट, स्मोकिंग एंड अल्कोहल, इनको अगर हम अवॉइड कर सके तो एटलीस्ट जो चीजें हमारे कंट्रोल में है हम उनको अवॉइड कर सकते हैं। डॉक्टर मनीष, अगर एक पेशेंट आज की डेट में आपके पास आता है जिनको आप प्रोस्टेट कैंसर के साथ डायग्नोस करते हैं, तो हाँ उनका जी। जनरल एवैल्यूएशन या ट्रीटमेंट आपके पास कैसे होता है, और जनरली कैसे रिजल्ट्स पाए जाते हैं? मोस्टली अभिलाष, जैसे मेरे पास मोस्टली पेशेंट्स आते हैं तो ज्यादातर के पास या तो पीएसए की एक रिपोर्ट होती है जो कि एक कट ऑफ से ज्यादा होती है। मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज में और इंडिया में भी हम लोग 4 का कट ऑफ लेते हैं, 4 नैनोग्राम पर में। अगर उससे ज्यादा आपका पीएसए आता है तो हम मोस्टली, अगर फर्स्ट रीडिंग आपकी 4 से 10 के बीच में है, तो हम ये सोचते हैं कि ये फॉल्स रीडिंग भी हो सकती है, तो हम 2 हफ्ते बाद एक पीएसए की जांच यूजुअली रिपीट कराते हैं। अगर वो फिर भी बढ़ी हुई आती है तो हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। या तो हम उसे एक एमआरआई कराएं, जिसे हम एमपी एमआरआई प्रोस्टेट कहते हैं, या फिर दूसरा ऑप्शन है कि आप डायरेक्टली प्रोस्टेट की एक बायोप्सी करा लें, जिसे हम ट्रस्ट गाइडेड बायोप्सी बोलते हैं, जो कि मल द्वार के रास्ते की जाती है। उसमें से हम लोग एक अल्ट्रासाउंड का प्रोब डाल के प्रोस्टेट में से थोड़ी सी बायोप्सीज ले लेते हैं। और यदि अगर ये बायोप्सी पॉजिटिव आती है तो उस पॉजिटिव बायोप्सी में भी बहुत सारे कैंसर के श्रेणी रखी गई है कि आपका लो रिस्क है या मीडियम रिस्क है या हाई रिस्क है। उस बायोप्सी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आपका आगे का ट्रीटमेंट डिसाइड किया जाता है। और यदि एमआरआई आप पहले कराते हैं तो कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें पीएसए बढ़ा हुआ होता है बट एमआरआई उनका नॉर्मल आता है। तो ऐसे पेशेंट्स में हम लोग बायोप्सी को स्किप भी कर सकते हैं, उसे थोड़े टाइम के लिए अवॉइड भी किया जा सकता है, क्योंकि ये जो बायोप्सी है काफी इन्वेजिव प्रोसीजर होता है। तो आजकल बहुत सारे पेशेंट्स में जो कि बायोप्सी नहीं चाहते हैं, वो पहले एमआरआई करा के देख सकते हैं कि उसमें अगर कोई उन्हें लीजन मिलता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो हम उसे एमआरआई पे ही फॉलो अप में रख सकते हैं। और जैसे जैसे बायोप्सी की रिपोर्टिंग आती है उसके बाद हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। जैसे किसी पेशेंट की एज मान लीजिए 70 ईयर्स से ज्यादा है, जिनका एज एक्सपेक्टेंसी 10 ईयर्स से थोड़ी मान लीजिए कम है, तो ऐसे पेशेंट्स में हम कुछ भी अग्रेसिव ट्रीटमेंट देना अवॉइड करते हैं। और अगर मान लीजिए आपकी एज लेस देन 70 है और आप वैसे फिट हैं और आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 10 साल से ज्यादा है, तो उसमें भी आपके पास 3 या 4 ऑप्शंस रहते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपकी जो स्टेज कैसी है। अगर आप प्रोस्टेट कैंसर की अर्ली स्टेज में ही डिटेक्ट हो जाते हैं और आपका कैंसर भी थोड़ा लो श्रेणी का है, तो उसमें हम आपके लिए एक प्रोस्टेट की सर्जरी होती है जिसे रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी होती है, वो ऑफर किया जा सकता है। ऐसे ही एक दूसरा ऑप्शन होता है जिसे रेडियोथेरेपी होती है, वो ऑफर किया जा सकता है। और कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें प्रोस्टेट कैंसर स्प्रेड हो चुका होता है, ऐसे पेशेंट्स में हम लोग उन्हें हार्मोनल ट्रीटमेंट से ही ट्रीट कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी बायोप्सी की रिपोर्ट कैसी है, और उसके अलावा आपकी ये प्रोस्टेट कैंसर पूरी बॉडी में कहीं और स्प्रेड तो नहीं हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपका पूरा ट्रीटमेंट डिजाइन किया जाता है। That was a very comprehensive review, Manish. Basically, हम ये समझे हैं कि प्रोस्टेट कैंसर irrespective of जिस भी स्टेज में डिटेक्ट हो, उसका ट्रीटमेंट इज पॉसिबल सम वे और द अदर। और अगर अर्ली यस स्टेज यस। में डिटेक्ट हो तो उसके लिए कंप्लीट क्योर सर्जरी या रेडियोथेरेपी से पॉसिबल है, या कोई एडवांस स्टेज में या जब स्प्रेड हो जाता है तो तब भी ऑप्शंस है जिससे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ और आपके डेली एक्टिविटीज को हम किसी ना किसी से उसको बेटर कर सकते हैं। डॉक्टर मनीष, अगर आप आज के हमारे पॉडकास्ट व्यूअर्स को अगर आप एक मैसेज देना चाहे कि जो एल्डरली अंकल्स और रिलेटिव्स देख रहे हो कि अगर आप इस
को पहले से ही टैकल करना चाहें कि हम इफेक्टिव वे में स्क्रीनिंग कब कर सकते हैं, या लाइफस्टाइल कैसे कर सकते हैं, या डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए, तो आप क्या टेक होम मैसेज या आप क्या चाहेंगे कि वो डेफिनेटली याद रखें? मैं अपने लिसनर्स को यही एक मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आपको यूरिन से रिलेटेड कोई भी सिम्पटम्स होते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक बेसिक वर्कअप अपने यूरोलॉजिस्ट से मिलकर हमेशा करवा लें, जिसके अंदर आपको प्रोस्टेट के साइज़ के बारे में और पीएसए की जाँच के बारे में, इन सब के बारे में आपको एक बेसलाइन डेटा पता चल जाएगा, जिससे कि अगर आपको मान लीजिए पीएसए की स्क्रीनिंग करा के आपको उससे फ़ॉलो अप करना है, तो आप उसे उस बेसलाइन से मैनेज कर सकते हैं कि वो कितना बढ़ रहा है और किस स्पीड से बढ़ रहा है। तो इंडियन पॉपुलेशन में मोस्टली हम लोग 50 टू 70 इयर्स के बीच में ही स्क्रीनिंग का बेनिफिट मानते हैं कि अगर जैसे ही आपकी एज 50 इयर्स से ऊपर हो जाए, तो आप साल में एक बार अपना पीएसए अवश्य करा लें, और यदि वो 1 to 4 के बीच में है या 4 से ज़्यादा है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने यूरोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं। यदि आपका वो लेस देन 4 है, 4 से कम है, तो आप उसे जस्ट फ़ॉलो अप में रख सकते हैं, साल में 1 बार करा सकते हैं, और अगर वो उसी स्पीड से बढ़ रहा है, मान लीजिए बिल्कुल धीरे-धीरे बढ़ रहा है, तो आप उसे 2 साल में 1 बार भी कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी स्पीड डिटेक्ट कर सकते हैं कि आपका पीएसए किस स्पीड से बढ़ रहा है। इसके अलावा यदि आपको पेशाब में ब्लड आता है, हेमेचूरिया होता है, या फिर आप कभी यूरिन आपका बिल्कुल रुक जाता है बिल्कुल, तो उसके लिए भी आपको यूरोलॉजिस्ट से मिलना पड़ता है, क्योंकि वो भी कुछ ऐसे रीजंस हो सकते हैं जब प्रोस्टेट में आपका कैंसर थोड़ा एडवांस डिजीज में हो गया है, और जिसकी वजह से आपको यूरिन में ब्लड आ रहा है या फिर आपका यूरिन बिल्कुल ही रुक चुका है। तो कुछ ये टेक होम मैसेज यही है कि आप अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा स्मोकिंग अवॉइड करिए, अल्कोहल को अवॉइड करिए, और साथ ही साथ अपने स्क्रीनिंग में रेगुलर रहिए, पीएसए हर साल कराते रहिए। आई थिंक अगर ये सब करते रहेंगे तो प्रोस्टेट कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिसे अच्छा कैंसर माना जाता है अमंग्स ऑल द कैंसर्स, बिकॉज ये बहुत धीरे धीरे बढ़ता है, और अगर एक बार मान लीजिए पूरी बॉडी में भी स्प्रेड हो जाए, तो मेजोरिटी ऑफ द पेशेंट 10 साल से भी ज्यादा लाइफ अपनी अच्छे से जी सकते हैं, क्योंकि इसमें धीरे धीरे स्प्रेड अगर बॉडी में भी स्प्रेड हो जाए तो भी इसे आराम से कंट्रोल किया जा सकता है। So very nice take home message, Dr. Manish, and I think अगर हम इसको दूसरे वे में देखें तो 50 years के बाद अगर जो भी इन शो को देख रहे हैं, तो अपने आप बर्थडे पे अपने आप को गिफ्ट जरूर करते होंगे, बट डेफिनेटली उसके साथ आप इस चीज को भी ऐड कर सकते हैं, जिससे आप काफी चीजों को टैकल कर सकते हैं और आपको एक ऐसे सिचुएशन में होने की जरूरत नहीं होगी जिसको आप काफी रिग्रेट ना करें. So thank you very much for joining and sharing all the valuable information, Manish. Thank you. Thank you, Abhilash. Thank you.